बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। यानी मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। लेकिन बॉर्डर पर क्या हो रहा है? क्या बांग्लादेश अपनी जरूरत से ज्यादा उड़ान भरने की कोशिश कर रहा है? क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर एंटी इंडिया कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहा है? कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? इसका जवाब हां में हो सकता है। क्यों? बांग्लादेश में बदली परिस्थितियों के बाद बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई जा रही है, लेकिन अब साथ ही साथ बीएसएफ ने ऑपरेशन अलर्ट शुरू कर दिया है। क्या है ऑपरेशन अलर्ट, यह आपको बताएंगे, लेकिन यह बांग्लादेश के बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बीएसएफ की गश्त बढ़ा दी गई है, डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाई जा रही है। बीएसएफ की ईस्टर्न कमांड ने बांग्लादेश के बिगड़ते हालात को देखते हुए कदम उठाया है, जिसके बाद अब बॉर्डर को उस पार से इस पार कोई भी आसानी से नहीं आ जा सकेगा। बीएसएफ ने 4096 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट का ऐलान कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर दी गई है। एक तरफ तो बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम तेजी से हो रहा है, दूसरी तरफ पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही बॉर्डर की चौकियों को और स्ट्रांग किया जा रहा है। साथ ही साथ बीएसएफ के एडीजी रवि गांधी ने ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने के लिए बॉर्डर पहुंच गए। उन्होंने सभी फील्ड फॉर्मेशंस को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्पेशली नदी बिना बाढ़ वाले इलाकों में चौकस रहने को कहा गया है। ऑपरेशन अलर्ट को लेकर दिन और रात दोनों समय गश्त बढ़ा दी गई है। बीएसएफ के जवान बॉर्डर पर तमाम सिक्योरिटी प्रैक्टिस करेंगे, यह भी कह दिया गया है। लेकिन ऐसा क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है, तब से भारत बांग्लादेश के रिश्ते में खटास आई है। बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बॉर्डर से घुसपैठ तस्करी की कोशिशें बढ़ गई हैं, इसलिए बीएसएफ ज्यादा अलर्ट पर है। इसी के तहत बॉर्डर पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन में जमीन के अंदर गाड़े गए 3 बंकर भी मिले हैं। क्या यह कॉन्स्पिरेसी पहले से की जा रही थी? आइए आपको बंकर की तस्वीर दिखाता हूं, किस तरह से जमीन के अंदर ये बंकर पाए गए। ये देखिए, ये बांग्लादेश बॉर्डर पर ये बंकर निकाले गए और ये तब है जब बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई गई है, एहतियात बढ़ाए गए हैं। बॉर्डर के पास किस तरह के बंकर्स मिलने लगे हैं, बंकर्स मिलने का सिलसिला जो शुरू हुआ है, इससे पता लगता है कि बांग्लादेश की नीयत ठीक नहीं है। बॉर्डर के पास नादिया जिले के एक गांव में 3 बंकर मिले हैं। देखिए किस तरह से बहुत सुरक्षित तरीके से ये बंकर बनाए गए हैं। अंदर किस तरह से सुरक्षित माहौल इन बंकरों में बनाया गया है। कहा जा रहा है तस्करी के उद्देश्य से बनाए गए थे, लेकिन इनका इस्तेमाल जंग के दरमियान भी किया जा सकता है। इन बंकर्स में 1.5 करोड़ रुपए के कफ सिरप भी मिले हैं। कृष्णानगर सेक्टर में हमारी सीमा रेखा से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूर पे हमें विश्वस्त सूचना मिली थी, रिलायबल इंफॉर्मेशन था, और उसके आधार पे हम लोगों ने एक ऑपरेशन किया और जहां पे नजदीक बने हुए 3 भूमिगत स्टोर टंकियों का हमने ढूंढा और उनके अंदर से ये 62,200 फैंसी ड्रिल हमने बरामद की। और ये फैंसी ड्रिल की बरामदगी को हम एक अच्छी सफलता के रूप में देखते हैं, क्योंकि इससे हम शायद फैंसी ड्रिल के स्मगलरों को एक बड़ी चोट पहुंचाने में सफल रहे हैं। भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर दुनिया का 5वें सबसे लंबा बॉर्डर है, जो भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा से लगता है। इतने बड़े बॉर्डर एरिया को बीएसएफ कवर करती है, जो दिन रात चौकन्नी है। बीएसएफ और त्रिपुरा पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में बांग्लादेश के एक परिवार को पकड़ा, जो अवैध तरीके से सीमा में दाखिल हुए थे, भारत में घुसे थे। दक्षिण त्रिपुरा के सबरूम जिले में पकड़े गए 2 नाबालिग भी बताए जा रहे हैं, जो बांग्लादेश से भारत सुबह घुसे, जिसके बाद इन्हें पकड़ा गया। इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। पकड़े गए 5 बांग्लादेशियों में 2 नाबालिग हैं। लेकिन टेंशन कहां है, यह ध्यान देने वाली बात है। एक तो बांग्लादेश बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट गणतंत्र दिवस को लेकर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश में सत्ता बदलने के बाद भारत विरोधी गतिविधियां तेज हुई हैं। और अभी हाल ही में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ समेत कई एजेंट बांग्लादेश में थे। बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान क्या कोई आतंक का प्लान बना रहा है? क्या भारत के बॉर्डर पर कोई गहरी साजिश रची जा रही है? क्या भारत के खिलाफ कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है? इस लिहाज से भी बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर कितनी भी साजिशें कर ले, वो कामयाब नहीं होने वाले हैं। हिंद का बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिंद के जवानों के हाथों में देश सुरक्षित है, जिसकी झलक आज वाघा अटारी बॉर्डर पर गणतंत्र दिवस के पहले बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में देखने को मिली।
ये देखिए तस्वीरें बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की, जो गणतंत्र दिवस से पहले आज परफॉर्म की गई। वैसे तो हर शाम परफॉर्म की जाती है, लेकिन आज जो हिंद की दहाड़ थी वो देखने लायक थी। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए आप। बात हिंद के जवानों के शौर्य की और दुश्मनों की कॉन्स्पिरेसी की हो तो एक खबर पर नजर डालना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर का राजौरी जिला और इसमें एक गांव है बधाल, जहां पर रहस्यमय बीमारी से 17 लोगों की मौत हो गई है और आज 350 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इस खबर सामने आने के बाद इस खबर के मेडिकल अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ये कोई बीमारी है या कोई बहुत बड़ी साजिश। वैसे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की छुट्टियां फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। पीड़ित परिवार के संपर्क में आए 250-300 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। बाकी लोगों की पहचान अभी भी की जा रही है। आपको एक एक अपडेट देते हैं कि अभी तक सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या हुआ है। राजौरी के बधाल गांव में एक तरह की बीमारी के फैलने की बात कही जा रही है। 7 दिसंबर के बाद से अब तक 17 लोगों की जान चली गई है। राजौरी के सरकारी अस्पताल में 11 लोग भर्ती हैं। 4 मरीजों को एयरलिफ्ट कर चंडीगढ़ पीजीआई भेजा गया है। अचानक 4 मरीज मिलने पर गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। राजौरी के जीएमसी एसोसिएटेड अस्पताल में मरीजों को रखा गया है। क्या कुछ वहां के डॉक्टर्स कह रहे हैं वो पहले सुनते हैं, उसके बाद इस खबर के एक और पहलू की बात। प्रेजेंटली तो हमारे पास 9 पेशेंट जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे एडमिटेड हैं और उसमें से 2 जो हैं उन पे स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन जो है हम कर रहे हैं और उसमें से शबनम जो पेशेंट है जो कल की आई हुई है वो अब बेटर हो रही है और उसके बाद दूसरी जो पेशेंट है साइमा कौसर वो भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रही है और वी आर होपफुल। पूरी स्ट्रिक्ट तरीके से हमको देख रहे हैं क्योंकि जिस तरह की इनकी स्थिति डेवलप होती है उसी चीज़ को मद्देनजर रख के पूरी टीम्स को डिप्लॉय किया हुआ है कि वो इन पेशेंट्स का स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन करें और ध्यान रखें किसी भी समय जब स्थिति कहीं चेंज होती है जिस भी डॉक्टर की जरूरत ताकि वो अराउंड द क्लॉक वहां पे मिल जाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्या ये कोई बीमारी है या कोई साजिश है? ये सवाल, ये कॉन्स्पिरेसी को लेकर क्वेश्चन क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि ये जो मौतें लगातार हुई इसके बाद यहां से सैंपल लेकर लखनऊ के टॉक्सिकोलॉजी लैब को भेजा गया, जहां पर पता चला कि इन मौतों का कारण कोई इंफेक्शन, वायरस या बैक्टीरिया नहीं बल्कि एक टॉक्सिन है। डॉक्टर्स का भी कहना है कि जो लक्षण दिख रहे हैं वो न्यूरोटॉक्सिसिटी के लक्षण हैं, यानी कि जैसे कि किसी शख्स को जहर देकर मार दिया गया हो। और ये लक्षण है जो कि दिमाग और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले जहर के संपर्क में आने से होते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इसमें साजिश की आशंका जताई है। उसका पूरी तरह निष्कर्ष निकालने में लगे, लेकिन उसकी जो आरंभिक जांच हुई जिसमें हमारी एक टॉक्सिकोलॉजी लेबोरेटरी लखनऊ की थी जो CSIR की लेबोरेटरी है, उससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये कोई इन्फेक्शन नहीं था, वायरस नहीं था, बैक्टीरिया नहीं था, ये टॉक्सिन था। अब टॉक्सिन क्या था उसकी जांच जारी है। तो एक लंबी सीरीज है टॉक्सिन्स की जिनको लेकर के टेस्टिंग की जा रही है। तो क्या किसी तरीके से इन इलाकों में आतंक फैलाने की कोशिश की जा रही है? क्या यह आतंक का कोई नया चेहरा या नया प्रारूप है? यह सवाल जायज है, सवाल बनते हैं। साजिश की आशंका के चलते ही गांव को 3 कंटेनमेंट जोन में बांट दिया गया है। इसकी भी जानकारी जल्दी से आपको दे देते हैं। पहला, जिन परिवारों में मौत हुई है उनके घरों को सील कर दिया गया है। यहां सभी की एंट्री बैन कर दी गई है। परिवार वालों को भी यहां जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्हें यहां जाने के लिए अधिकारियों की मंजूरी लेनी होगी। दूसरा, प्रभावित व्यक्तियों के करीबी संपर्क में आने वालों यानी कि परिवार वालों को रखा गया है। इन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी सेहत पर नजर रखी जा रही है। तीसरा, इस जोन में गांव के बाकी परिवारों को रखा गया है। अस्पताल की तरफ से तैनात किया गया अफसर ही लोगों को खाना और पानी दे रहे हैं। यहां पहले से मौजूद कुछ भी खाने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस की टीम भी यहां पर मौजूद है।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी 21 जनवरी को गांव का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी और कहा था कि ये कोई बीमारी नहीं है, इसलिए पुलिस इसकी जांच कर रही है और एसआईटी का गठन कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने भी एक टीम भेजी है जो सैंपल कलेक्ट कर रही है। यानी सीएम उमर अब्दुल्ला की बातों से ऐसा लगता है कि वो भी किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसमें फिलहाल इंतजामिया की तरफ से मुझे लगता है पूरी तरह से इन्होंने इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया है। ऑनरेबल एमएलए साहब इनके साथ मिलके जो है लोकल जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके तमाम चीज़ों के बारे में उनको बाखबर किया जा रहा है। किस सब्सटेंस का इस्तेमाल हुआ है या किस वजह से ये डेथ्स हुई हैं वो अभी तक हम इस्टेब्लिश कर नहीं पाए, लेकिन हम कर लेंगे। बेशक इसमें 2-4 दिन क्यों ना ज़्यादा लगे, मुझे उस बात की परेशानी नहीं होगी। शुरुआती बयानात, शुरुआती जांच रिपोर्ट के बाद टॉक्सिकोलॉजी लैब की रिपोर्ट आने के बाद साजिश की बू आ रही है, जिसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है। नेशनल लेवल के हेल्थ इंस्टीट्यूट्स की मदद ली जा रही है। इसमें पुणे का आईसीएमआर, दिल्ली का राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि एनसीडीसी, ग्वालियर का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और पीजीआई चंडीगढ़ भी इसमें शामिल हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अगर ये कोई साजिश है तो क्या इसके पीछे आतंक का कोई चेहरा है या आतंक का ये नया प्रारूप, नया फॉर्मेट है? इस पर हमारी नजर आएगी। अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। रूस और यूक्रेन की जंग की तस्वीरें आपने पिछले कई महीनों से लगातार देखी हैं, लेकिन क्या यह जंग रुकने वाली है? 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद लग रहा था कि कुछ ही हफ्तों में जंग खत्म हो जाएगा, रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब अमेरिका में सत्ता बदल गई है। बाइडेन की जगह डोनाल्ड ट्रंप आ गए और यूक्रेन ने हथियार नहीं डाले, क्योंकि यूक्रेन के पीछे पूरी ताकत के साथ अमेरिका खड़ा था। बाइडेन खड़े थे, यूक्रेन को मदद दे रहे थे। अमेरिका के सपोर्ट से यूक्रेन ने रूस को जवाब भी दिया। युद्ध अभी तक जारी है, लेकिन इस युद्ध में दोनों तरफ से मिसाइल और तोपों की बारिश हुई है, तोपों से गोलों की बारिश हुई है। यह तस्वीर आप देखिए किस तरह से यह जंग दिन ब दिन आगे बढ़ती गई। पैदल सैनिकों का इस्तेमाल, तोप, ड्रोन्स का इस्तेमाल, मिसाइल्स का इस्तेमाल, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जेलेंस्की अब सरेंडर करने को लाचार हो जाएंगे। ट्रंप ने दुनिया भर में विदेशी मदद पर रोक लगा दी है, जिसमें यूक्रेन भी शामिल है। ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली मदद को रोकने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप का यह फैसला यूक्रेन के लिए तगड़ा झटका है, क्योंकि इससे पहले तक बाइडेन सरकार में रूस से जारी जंग में यूक्रेन को लगातार मदद मिलती रही है, जिसमें अरबों डॉलर के हथियार भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और मिस्र दोनों ही देश अमेरिका के लिए काफी रणनीतिक महत्व रखते हैं। यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन ने उन्हें छूट दी है। अमेरिका ने साल 2023 में इजराइल को $3.3 बिलियन यानी कि 28,000 करोड़ रुपए, तो वहीं मिस्र को $1.3 बिलियन यानी कि 11,000 करोड़ रुपए की मदद दी थी। लेकिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को अभी सबसे बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि जेलेंस्की सरेंडर करने को लाचार हो जाएंगे। ट्रंप का यह फैसला यूक्रेन के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है और जेलेंस्की के लिए बहुत मुश्किल भरा समय, जिसके तहत फिलहाल इजराइल और इजिप्ट को तो बाहर रखा गया है। इन देशों को अमेरिका से मदद मिलती रहेगी, लेकिन यूक्रेन को मदद नहीं मिलेगी। ट्रंप के इस फैसले ने पूरे यूक्रेन में खलबली मचा दी है। मदद कैसे मिलती रही यह आपको जल्दी से बता देते हैं। 2023 में यूक्रेन को अमेरिका ने $64 बिलियन की मदद दी। 2024 में भी भारी भरकम मदद दी, हथियारों की बड़ी खेप दी। अमेरिकी मदद की वजह से यूक्रेन युद्ध में अब तक डटा रहा है। अमेरिकी और यूरोप के हथियारों के बल पर रूस को उसने रोक कर रखा है। यूक्रेन ने पिछले कुछ महीनों में कड़ी टक्कर रूस को दी है, लेकिन अब यह जंग एक तरफा हो सकती है। एक तरफ तो ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली मदद रोक दी, दूसरी तरफ रूस को युद्ध रोकने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। ट्रंप ने हाल ही में कहा कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन के साथ समझौता करे, वरना इसके लिए भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। ट्रंप ने दो टूक कहा कि अगर पुतिन युद्ध समाप्त करने से इनकार करते हैं तो रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा
कि यूक्रेन के साथ युद्ध को खत्म करने के लिए जल्द से जल्द रूसी राष्ट्रपति पुतिन से वो मिलना चाहते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की युद्ध खत्म करने के लिए समझौते के लिए तैयार हैं। इस बीच खबर है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। क्रेमलिन के मुताबिक दोनों देशों के बीच जल्द ही मुलाकात हो सकती है। ऐसे में विदेश मामलों को करीब से देखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि जेलेंस्की को मदद बंद कर दी गई है, जिसके बाद अब जेलेंस्की के सामने समझौता करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। और अगर ट्रंप पुतिन की मुलाकात हुई तो उसके बाद संभावना यह है कि इसी के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा भी कर दी जाए। एक तरफ जेलेंस्की तो सरेंडर करेंगे ही, माना यह भी चाह रहा है कि रूस भी वॉर रोक सकता है और इस समझौते को, इस डील को वो हर हाल में पूरा भी करना चाहता है, क्योंकि अब तक की जंग में रूस को बहुत नुकसान हुआ है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की माने तो यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस को अपनी सेना तैनात करने, हथियारों और रसद पर 2 से 11 अरब डॉलर यानी कि करीब 18 लाख करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा अमेरिका और G7 के सदस्य देशों ने रूसी केंद्रीय बैंक के 320 अरब डॉलर यानी करीब 27 लाख करोड़ रुपए को ब्लॉक कर दिए थे, क्योंकि रूस पर प्रतिबंध लगाया गया था, सैंक्शन लगाए गए थे। इसके अलावा तेल की कीमतों में गिरावट से रूस को 100 अरब डॉलर यानी कि तकरीबन 8.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह अगर सभी नुकसान को जोड़ दिया जाए तो 1.3 ट्रिलियन डॉलर यानी तकरीबन 109 लाख करोड़ रुपए का नुकसान रूस को होने का अनुमान है। इसलिए पुतिन भी चाहते हैं कि इस जंग को जल्द से जल्द रोका जाए, इस जंग पर समझौता कर लिया जाए। इंडिया बोल रहा है मैं फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबर के साथ। तब तक आप